हेलो एवरीवन। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कर रहे थे, उसमें आज करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन का हमने स्ट्रक्चर कर लिया, उसकी सिंथेसिस और रिएक्शंस किए हैं। रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेन थी, अब हम उनका मैकेनिज्म करेंगे। तीनों में मैकेनिज्म सेम है। मैं आपको एक पायरोल का केस लेके चल रही हूँ यहाँ पर। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर पायरोल का केस लेके चले, जो स्टेप फर्स्ट होगा इसमें, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं। EZ हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में। E पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया यहाँ पे। स्टेप सेकंड होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये अटैक करेगा हमारे रिंग के ऊपर, पायरोल, फ्यूरान या थायोपिन जो भी हम लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैं आपको पायरोल का केस लेके बताती हूँ ये वाली रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, जो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पायरोल रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये जो पाई बॉन्ड है इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे, जितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने की थी उसमें ये बताया था कि इनमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो कार्बन 2 पर होती हैं। तो जो सेकंड कार्बन है इस पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया। एक हाइड्रोजन चारों कार्बन्स पर था, हम ये हाइड्रोजन दिखा देते हैं अलग से। इस कार्बन पर क्या हुआ, जो ये वाला बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। इस कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है। इधर हम दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड इधर एज इट इज है। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। कार्बोकैटायन बन गया है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके बीच में डबल हेडेड एरो लगाएंगे। हाइड्रोजन भी लगा लेना यहाँ साथ के साथ। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है एज इट इज, ये बन गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं जो इधर आ जाए, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फर्स्ट में हमने सेकंड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, उससे नेक्स्ट जो एडजेसेंट कार्बन था वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद हमने सिर्फ डबल बॉन्ड को रोटेट करवाया है। एक बार इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हम कैपिटल ब्रैकेट्स में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको बंद करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में हम प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। जो इस कार्बन के साथ ये वाला प्रोटॉन है इसे हम बाहर निकालेंगे। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था उसके बाद जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था उसी को हम यहाँ लेके चलेंगे। ये कंपाउंड है, इधर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर हाइड्रोजन और इधर इलेक्ट्रोफाइल। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें एक नेगेटिव एनायन भी साथ में रह गया था उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये एनायन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा
और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ये इधर बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड इधर है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और साथ में ये एक काउंटर पार्ट बाहर निकल गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पाइरोल, फ्यूरान या थायोपिन, तीनों में से कोई भी हो हम सेम स्टेप्स करेंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा फ्यूरान के केस में, और अगर हम थायोपिन ले रहे हैं तो यहाँ पे सल्फर आएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है इसमें। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे बेंजीन में और पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन, किन तीन मतलब दोनों में से कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है। पाइरोल, फ्यूरान, थायोपिन इनको हम एक ही यूनिट लेके चलेंगे कि ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं या कम रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर हम बेंजीन में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपेरिजन, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड पाइरोल। यहाँ पर आप तीनों चीज लिख लेना, पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है या ये वाले तीनों कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो हम बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। सिर्फ मैं आपको इसका जो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वो वाला ही करवाती हूँ। ये कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर सेम, तो हम कहीं भी अटैक दिखा देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी दिखा देंगे हम, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम बनाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है एज इट इज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इधर बॉन्ड था अभी एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, जो ये बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इधर आ गया। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये हमने बेंजीन रिंग के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे कार्बोकैटायन के वो हमने यहाँ पर किए हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, पाइरोल में जो कार्बोकैटायन बना था उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर किए थे। तो दोनों में से जिसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे वो ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं कार्बोकैटायन के, जो इंटरमीडिएट आयन बन रहा है बीच में, हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इंटरमीडिएट कैटायन या एनायन, मतलब जो भी इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन में वो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बेंजीन रिंग में जो ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है इसमें देखो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तीनों में एक एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हैं, 4th बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। अगर हम इस कार्बन की यहाँ पर बात करें, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ है और एक इसके साथ हाइड्रोजन लगी है, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके पास 6, और एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग में जो कार्बोकैटायन बने हैं तीनों के पास एक एक एटम ऐसा है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके रिवर्स अगर हम पाइरोल की बात करते हैं, पाइरोल में देखो यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सेम वैसा ही हो गया बेंजीन रिंग की तरह। इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ये नाइट्रोजन है, इसका एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ बना हुआ है, एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और डबल बॉन्ड है इधर कार्बन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। बाकी तो सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें।
तो पाइरोल में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसमें सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन एंड दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोनों में ही तीन तीन बन रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम या ज्यादा बन रहे हैं। दोनों में तीन तीन इक्वल हैं। फिर हम ये देख उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों की स्टेबिलिटी तो सेम है जो बेंजीन रिंग वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी है, लेकिन ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा रेजोनेंसली स्टेबलाइज है इन पाइरोल एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। इसीलिए इन तीनों की पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोपीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू बेंजीन। अब हम नेक्स्ट करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन। Orientation of electrophilic substitution reaction in pyrrole, furan and thiopene. Pyrrole, furan and thiopene. ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी उस टाइम ये बताया था कि सेकंड कार्बन पर अटैक होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अटैक सेकंड कार्बन पर है? थर्ड कार्बन पर भी तो हो सकता है। ये पाइरोल है। हमने जितनी भी रिएक्शंस करवाई हैं वो इस कार्बन पे करवाई है, लेकिन वो इस थर्ड कार्बन पर भी तो हो सकते हैं। ये दोनों कार्बन तो सेम है और ये दोनों कार्बन सेम है। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हम दोनों कार्बन्स के ऊपर रिएक्शन करवा के देखेंगे, उसके जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन ही बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो जिसमें भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी कार्बन पर अटैक होगा, मतलब उसी कार्बन पर रिएक्शन होगी या इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मैं करवाती हूँ अटैक एट कार्बन थर्ड, कि इलेक्ट्रोफाइल पहले थर्ड कार्बन पर अटैक करता है। दोनों सेकंड पर भी करवाएंगे, थर्ड पे भी करवाएंगे और फिर दोनों में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल है, बॉन्ड तो यही अटैक करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, इधर इसने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन ने इधर बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नॉर्मल देखने में क्या लग रहा है हमें कि इधर ये डबल बॉन्ड है, ये इधर बॉन्ड बना लेगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पाइरोल में कोई भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। इसका रीजन क्या है? देखो नाइट्रोजन के यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए हैं। ये नाइट्रोजन लिखती हूँ मैं, इधर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, इधर दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ हैं और एक बॉन्ड इधर है। टोटल 4 बॉन्ड्स तो बन गए हैं नाइट्रोजन के। अगर यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो टोटल नाइट्रोजन के बॉन्ड हो गए 5। लेकिन नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बनाते हैं, 5 बॉन्ड्स तो बनते ही नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p 2s। तो यहाँ पर देखो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये तो सिंगल बॉन्ड बन गए 3 और इस लोन पेयर के साथ ये वाला बॉन्ड बन गया। ये इधर जो बॉन्ड बना था ये बॉन्ड बन गया है पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब 2d ऑर्बिटल तो होते नहीं है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके मतलब और बॉन्ड एक्सटेंड करने की कोशिश भी करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 जो सेकंड सबसेल है उसके अंदर d ऑर्बिटल होता नहीं है। तो 2s और 2p टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही बनती हैं, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हम फ्लो में ऐसे इधर ले आते हैं इस बॉन्ड को, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो जब थर्ड कार्बन पर हम अटैक करवाते हैं तो पाइरोल, फ्यूरान या थायोपीन जो भी हो उसमें क्या बनते हैं? सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेंगे। इससे पहले जो हमने मैकेनिज्म करवाया था पाइरोल के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड कार्बन पर जब हमने अटैक करवाया तो ज्यादा बने। यहाँ पर सेकंड पर अटैक हो रहा है, जो मेन मैकेनिज्म कर रहे हैं वो तो हम सही वाला ही करेंगे, तो उसमें सेकंड का ही दिखाना है। जब ओरिएंटेशन की बात आती है तो हम सेकंड कार्बन पर भी अटैक दिखाएंगे और
थर्ड कार्बन पर भी अटैक दिखाएंगे। जब सेकंड कार्बन पर अटैक हो रहा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और जब थर्ड कार्बन पर अटैक हो रहा है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए सेकंड कार्बन पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी सेकंड कार्बन पर ही होंगे। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। इनकी सभी रिएक्शन, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस खत्म हो गई हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पिरिडिन। ये एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरिडिन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका C5H5N। अब हम पिरिडिन का स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शंस और सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडिन। स्ट्रक्चर डिस्कस जैसे हमने पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन का डिस्कस किया था, वैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इन 2 पार्ट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पिरिडिन और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड है प्लेनर हेक्सागोनल। प्लेनर हेक्सागोनल कंपाउंड है जिसमें ऑल द 6 एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल 6 एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो हमें देखने से पता लग ही रहा है, एरोमेटिक है। टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट कंजुगेशन है, कहीं भी ब्रेक नहीं है इसके अंदर, और प्लेनर कंपाउंड भी है। अब हम नेक्स्ट में लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा ही एक्साइटेड स्टेट में लिख रही हूँ। टू s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो गए, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है सभी कार्बन्स के पास जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। टू s 2p। ये ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसके ये वाले भी sp2 में इन्वॉल्व होंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये पिरिडिन है, सभी कार्बन्स के पास क्या है 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हम इस कार्बन को लेके चलते हैं, इधर एक बॉन्ड इधर बन गया इसके साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, एक बॉन्ड इधर बन गया, और एक इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बन गया। अगर इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन की हम बात करें, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ बन गया, और जो ये वाला ऑर्बिटल है ये लोन पेयर रहेगा हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल में। तो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, इन दोनों ने एक एक बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, और जो ये वाला ऑर्बिटल है ये यहाँ पर एज इट इज है, एज ए लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और सभी कार्बन्स के पास भी एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये एक एक p ऑर्बिटल बना देती हूँ अनहाइब्रिडाइज्ड। अब p ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सभी आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से हम नीचे वाले लोब्स को भी मिला देंगे। ये ध्यान रखना, नीचे वाले लोब सिर्फ नीचे वालों से मिलेंगे, और ऊपर वाले लोब भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कहीं आपस में रिवर्स कर दो।
तो इस तरह से जो 6 p ऑर्बिटल्स थे, 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे एक नाइट्रोजन के पास और पांचों कार्बन्स के साथ, ये आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। रिंग के जो फ्लैट हेक्सागोनल रिंग है पिरिडिन की, इसके अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये पिरिडिन रिंग है। कार्बन्स के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास हम ये लोन पेयर वाला भी दिखाएंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो ये है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, प्लेनर कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पाइरोल और फ्यूरान वाले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है। अब हम करेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडिन। सबसे पहले ये नॉर्मल पिरिडिन है, जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेंजीन के, वैसे ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम होंगे। एक में ये बॉन्ड इधर है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड था, इसको हम इधर लगा देंगे, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू बेंजीन, लेकिन इसके बाद भी इसके कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास पहले से था और एक लोन पेयर अब आ जाएगा, जो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से। ये डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये वाला बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड इधर आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर है। नेक्स्ट स्टेप में इस डबल बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, एक डबल बॉन्ड इधर था, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो पिरिडिन में टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। 2 ऐसे हैं जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, सिर्फ हमने डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज किया है। नेक्स्ट स्टेप में एक डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम नाइट्रोजन के पास दिखाएंगे, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज और दूसरे जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। फिर सिर्फ हमें जो डबल पाई बॉन्ड्स है रिंग के अंदर वो सर्कुलेट करने, एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये था स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन, बिल्कुल सिंपल सी सिंथेसिस है, 4-5। फर्स्ट है, हम पिरिडिन को बनाएंगे फ्रॉम पेंटामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन 1,5-डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। नाम काफी बड़ा सा है लेकिन स्ट्रक्चर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका। पेंटामिथाइलिन 1,5-डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं पेंटामिथाइलिन, मतलब 5 CH2 ग्रुप्स। इसके बाद लिखा हुआ है 1,5-डाइअमीन। फर्स्ट कार्बन ये है, 2, 3, 4, 5, तो जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके ऊपर अमीन ग्रुप लगा हुआ है NH2। एक बार मैं इधर NH2 ही लगा रही हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोराइड, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे HCl, तो NH2HCl ये मिलके बन गए हैं NH3Cl। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेम यहाँ पर भी एज इट इज करेंगे NH3Cl। तो इसको हम बोलेंगे पेंटामिथाइलिन अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड। ये कंपाउंड है, इसको हम हीट करेंगे।
जैसे ही हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो यहाँ से एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आयन बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोक्लोराइड आयन नहीं, मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा NH4Cl एंड HCl। और ये ऐसे रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा NH। अभी डबल बॉन्ड्स नहीं आएंगे, सिर्फ इतना ही है, यहाँ से एक NH4Cl, एक NH आयन यहाँ रह गया, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ से, और ये NH3Cl आयन यहाँ से निकल जाएगा। ये बन गया NH4Cl एंड HCl और ये रिंग आपस में ज्वाइन हो गई, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, और इस कंपाउंड का नाम होता है पाईपिरिडीन। सैचुरेटेड पिरिडीन की फॉर्म है। जब हम पिरिडीन को रिड्यूस करेंगे तो उसके जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाईपिरिडीन बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट, अब हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मान लो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, 3 डबल बॉन्ड्स आ गए हैं और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बाहर निकल गए और ये बन गया पिरिडीन। बिल्कुल सिंपल है, हमने ये मॉलिक्यूल लिया, बस इसका नाम बड़ा है लेकिन लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से, पेंटामिथाइलिन 1,5-डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हीट करेंगे तो ये पाईपिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से पिरिडीन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये इससे पहले भी यूज हो चुका है। एसिटाइलिन से हमने पायरोल और थायोपिन भी बनाया है। फ्रॉम एसिटाइलिन 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं तो ये पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे का फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जब हमने इससे थायोपिन बनाया था तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था और जब हमने इससे पायरोल बनाया था तो अमोनिया का यूज किया था। तो एसिटाइलिन से हम फ्यूरान तो नहीं बना सकते हैं हम इससे, लेकिन पायरोल, पिरिडीन एंड थायोपिन ये तीनों कंपाउंड्स हमने एसिटाइलिन से सिंथेसाइज किए हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम बीटा पिकोलिन। ये फिर से एक नया सा नाम आया है, पिकोलिन। पिकोलिन क्या होता है? ये पिरिडीन का ही एक डेरिवेटिव होता है। जब पिरिडीन के ऊपर हम कहीं भी CH3 ग्रुप लगा देते हैं उसे हम बोलते हैं पिकोलिन। यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा पिकोलिन, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसका मतलब हम बीटा कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाएंगे, ये बीटा पिकोलिन है। बीटा पिकोलिन से हमें बनाना क्या है? पिरिडीन बनाना है। ये कंपाउंड बनाना है। तो एक तरह से दिख रहा है हमें क्या करना है, जो CH3 ग्रुप है इसको हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, जब भी कोई एरोमेटिक रिंग के साथ एलिफेटिक रिंग लगी, एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे ही ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमने लिया। अब ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो इजीली रिमूव कर सकते हैं। हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम बीटा पिकोलिन सबसे पहले हमने CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने के बाद हमने इसको हीट किया। फोर्थ स्टेप है फ्रॉम पायरोल। पायरोल से भी हम पिरिडीन को बना सकते हैं। पायरोल में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन 5 मेंबर रिंग है, पिरिडीन 6 मेंबर रिंग है, तो ये इस तरह से पायरोल की रिएक्शंस में भी आ सकता है कि रिंग एक्सपेंशन ऑफ पायरोल। पायरोल लिया हमने, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम CH2Cl2 के साथ और साथ में सोडियम इथोक्साइड के साथ। 2 मॉलिक्यूल सोडियम इथोक्साइड के लेंगे और इनको हम हीट करेंगे। तो यहाँ से 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 सोडियम आयन है, तो 2 NaCl बाहर निकल गया और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल भी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इससे इथेनॉल बन जाएगा। इसके सोडियम आयन और क्लोरीन से NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया और सिर्फ रह गया क्या, यहाँ पे एक ये कार्बन रह गया है, ये कार्बन इस रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, पिरिडीन।
पायरोल से हमने पिरिडिन बनाया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पायरोल को फ्रॉम फरफ्यूराइल अल्कोहल, फ्रॉम फरफ्यूराइल अल्कोहल। एक इससे रिलेटेड नाम भी हम पहले यूज कर चुके हैं जब हमने फ्यूरान को बनाया था, फरफ्यूराइल अल्कोहल। तो ये फरफ्यूराइल अल्कोहल होता क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ इसके नाम के लिए फ्यूरान को लेके चलती हूँ। ये कंपाउंड है फ्यूरान। जब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, अगर इन दोनों डबल बॉन्ड्स को हटा दें यहाँ से, ऑक्सीजन, इसका नाम था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF। ये वाली चीजें हो चुकी हैं, एक बार में फिर से, ताकि ये नाम हमें इजीली याद हो जाए इसका स्ट्रक्चर कि फरफ्यूराइल अल्कोहल होता क्या है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। जब हमने फ्यूरान की गटरमैन कोच रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पर CHO ग्रुप लग गया था और इस कंपाउंड का नाम है फरफ्यूरल। सेम अगर ये वाला ग्रुप हम यहाँ लगाते हैं, सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं आएंगे इधर, CHO, तो ये क्या बन गया? टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरल, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरल। अगर हम इसको रिड्यूस करवा दें, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको रिड्यूस करवाएंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन, और ये बन गया CH2OH, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल। और जो इसकी सिंथेसिस है इसमें भी हम यही यूज करेंगे, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल। तो पिरिडिन को हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट मेथड है, फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल, और ये होता है, नाम ही बड़ा है इसका, बिल्कुल सिंपल सा मॉलिक्यूल है। तो अब मैं सिंथेसिस स्टार्ट करती हूँ, फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल। CH2OH, यहाँ पर हम लेंगे एक अमोनिया मॉलिक्यूल और इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये पिरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बन गया पिरिडिन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट सिंथेसिस है जिसमें हम पिरिडिन के डेरिवेटिव बनाएंगे, हैंस सिंथेसिस। हैंस सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन डेरिवेटिव, या हैंस सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिरिडिन डेरिवेटिव। पिरिडिन के डेरिवेटिव बनाएंगे हम इससे। इसमें हम लेके चलेंगे सबसे पहले बीटा कीटो एस्टर। ये वाली चीजें पहले भी यूज हो चुकी हैं कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। बीटा कीटो एस्टर लेंगे, एक अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे और एक एसिटाल्डिहाइड लेंगे, इनको आपस में फ्यूज करवा देंगे तो पिरिडिन का डेरिवेटिव बनेगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड पिरिडिन मिलेगा हमें। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ बीटा कीटो एस्टर। इसके अगर नाम की ही बात करें तो एक एस्टर ग्रुप आ गया, मतलब COO, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप, C2H5 मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया है, ये अल्फा कार्बन हो गया। बीटा कार्बन के साथ कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो बीटा कीटो एस्टर, ये कंपाउंड हो गया। इसके हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया आयन और एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इन कंपाउंड्स की जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये पिरिडिन का एक डेरिवेटिव बनेगा। और कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होंगे हम ये देखते हैं। हमें यहाँ पर 6 एटम चाहिए, नाइट्रोजन NH3 से मिलेगा, एक कार्बन ये वाला इन्वॉल्व होगा और 4 कार्बन में यहाँ से मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने बीटा कीटो एस्टर के, तो एक ये वाला कार्बन और एक ये कार्बन, दोनों में ये सेम कार्बन इन्वॉल्व होंगे। 4 कार्बन यहाँ से आगे, 5 ये हो गया और 6th एटम नाइट्रोजन है। अब हम बना के देखते हैं कि कैसे क्या इनकी बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले ये नाइट्रोजन है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ये इधर आ गया। इस कार्बन के साथ अटैच क्या है, एक CH3 ग्रुप है, इधर CH2 है, ये वाला CH2 इधर आ गया और इसके साथ लगा हुआ है COO C2H5 ग्रुप।
सेम जो दूसरा मोलिक्यूल है बीटा कीटो एस्टर का 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो इधर भी जो नाइट्रोजन है वो इसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे फिर से CH3 ग्रुप है, ये CH2 आ गया और इसके साथ क्या है COO(C2H5). अब जो ये वाला कार्बन है ये एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का जो एल्डिहाइडिक कार्बन है ये, अब इसके साथ भी क्या लगा है एक CH3 ग्रुप, तो ये कंपाउंड बन गया और यहाँ पे आगे 2 डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, अगर हम यहाँ बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर है हमारे पास। तो अभी तो ये पिरिडिन डेरिवेटिव नहीं बना है, रिंग अभी अनसैचुरेटेड कंप्लीटली अनसैचुरेटेड नहीं है, 2 ही डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब हम क्या करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं दूसरे पेज पे लिखती हूँ इसे। थ्री डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे CH3 था, थर्ड कार्बन पर COC2H5 ग्रुप, यहाँ पर फिर से CH3, इधर भी CH3 और यहाँ है ये वाला ग्रुप। अब हम क्या करेंगे इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसमें है क्या, हमारे पास 2 एस्टर ग्रुप हैं, COC2H5 एक एस्टर ग्रुप ये है और एक एस्टर ग्रुप ये है। जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो COC2H5 ये एस्टर ग्रुप है, इसकी जगह क्या बन जाएगा COOH। फर्स्ट स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे जिसमें ये एस्टर ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड स्टेप में हम इसको हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, COOH ग्रुप था, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन। तो ये 2 स्टेप्स में ना करवा के मैं आपको एक ही स्टेप में बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस जिससे एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एज ए CO2 ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बनेगा 3 कार्बन्स के ऊपर मिथाइल ग्रुप है ये कंपाउंड, और इसका नाम होगा, फर्स्ट नंबरिंग तो हम जो भी हेटेरो एटम होते हैं उसको देते हैं, बाकी किसी भी तरफ से स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, 2 4 6 ट्राई मिथाइल पिरिडिन। ये कंपाउंड बना है। तो जो हैंड सिंथेसिस हमने जितनी भी सिंथेसिस की हैं ये उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है देखने में, सिर्फ देखने में ही लग रही है, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं और कहाँ पर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, जो नाइट्रोजन है यहाँ पर अमोनिया आयन है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं बीटा कीटो एस्टर के, इन दोनों के साथ अटैक करेगी। एक बार नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, फिर इसी मॉलिक्यूल जो इसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्ड बना देगा। यहाँ पर दोनों CO कार्बन है ये वाले, इनके साथ एक एक CH3 ग्रुप अटैच हो गया है। नेक्स्ट CH2 कार्बन से जो एस्टर ग्रुप थे दोनों तरफ एस्टर ग्रुप, और ये वाला कार्बन है एसिटाल्डिहाइड का कार्बन। इसके बाद हमें सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हाइड्रोलिसिस किया और देन उसको हीट किया हमने। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन। इसकी रिएक्शंस रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।